नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिवन सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। टेलीग्राम बैन मामले में आज कोर्ट अहम फैसला सुनाने जा रहा है। अस्थायी रूप से बैन के खिलाफ याचिका पर फैसला आज टेलीग्राम को लेकर के 10:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जस्टिस तेजस करिया की बेंच सुनवाई करने वाली है। नीट परीक्षा से पहले लगाए गए बैन से जुड़े मामले में टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। नीट परीक्षाओं के चलते टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन का मामला है। अस्थायी रूप से बैन के खिलाफ याचिका पर फैसला आज है। दिल्ली हाई कोर्ट टेलीग्राम की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस तेजस करिया की सिंगल बेंच आज सुबह 10:30 बजे ये अहम फैसला सुनाएगी। याचिका में बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था और इस मामले में आज अहम दिन है। टेलीग्राम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस मामले में टिप्पणी की जाती है, क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार को झटका मिलेगा या फिर कुछ राहत टेलीग्राम के प्रबंधन को, टेलीग्राम को मिलने जा रहा है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि टेलीग्राम ने अपने तरफ से तमाम दलीलें रखी हैं अपने वकीलों के जरिए अपने पक्ष में, और ऐसे में आज जस्टिस करिया की बेंच आज सुनवाई इसमें करने वाली है। क्या कुछ टिप्पणी जस्टिस करिया करते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन टेलीग्राम मामले में आज किसे झटका मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरोप लगा था कि नीट की जो एग्जाम्स पेपर्स हैं वो टेलीग्राम के जरिए सर्कुलेट होते हैं, अभी तक सर्कुलेट होते आए हैं। तो केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन लगाया था। टेम्पररी बैन, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक टेलीग्राम पर बैन। और इस मामले में टेलीग्राम ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कल मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के आदेश को जो चुनौती दी है, टेलीग्राम पर सरकार ने जो रोक लगाई थी, आपको बता दें आखिर रोक क्यों लगाई गई थी। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर क्यों नहीं रोक लगाई गई, टेलीग्राम पर ही क्यों, और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों नहीं रोक लगाई गई। चूंकि टेलीग्राम बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इसीलिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें ग्रुप एडमिन नंबर छिपा करके पोस्ट कर सकता है, इसलिए ग्रुप एडमिन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पर ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रुप एडमिन खुद टेलीग्राम पर छिप सकता है, इसलिए ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए कि आखिरकार उस ग्रुप को बनाया किसने है, जिस ग्रुप से पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं। टेलीग्राम के एक चैनल में 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं। आप सोचिए कि भारी संख्या में लोग इससे जुड़ सकते हैं ग्रुप से, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक ग्रुप से 2 लाख से अधिक लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी, अफवाह बहुत तेजी से ऐसे में सर्कुलेट होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेज वो पहुंचता है। तो इसीलिए टेलीग्राम जो है एक बहुत बड़ा व्यापक प्लेटफॉर्म है। इस लिहाज से पुराने मैसेज बाद में एडिट किए जा सकते हैं। कुछ लोग परीक्षा के बाद मैसेज बदल करके दिखा सकते हैं कि पेपर पहले से डाल दिया था। बड़ी फाइलें जैसे पीडीएफ, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स आसानी से शेयर होते हैं इस टेलीग्राम पर, क्योंकि बड़े एमबीबीएस पे शेयर हो सकते हैं। और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ इतनी आसानी से ये गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं। इसलिए टेलीग्राम महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेलीग्राम पर लंबे फाइल्स जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं और आसानी से ग्रुप बना करके डिसअपीयर भी ग्रुप एडमिन हो सकता है। कोई उसे पता भी, ट्रैक भी नहीं कर पाएगा कि अब वो ग्रुप एडमिन है कौन। स्नेह हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, एक तो बहुत संवेदनशील मामला है, कोर्ट क्या कुछ फैसला जो है आज देने वाला है, क्या पक्ष टेलीग्राम की तरफ से रखा गया? स्नेह जी बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट में नीट यूजी की पुनः परीक्षा को लेकर पहले जिस मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि सरकार ने कहा यह प्रतिबंध अस्थायी है, लेकिन इस अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और बुद्धिमान संभावना है कि आज जस्टिस तेजस कारिया की जो अवकाशकालीन पीठ है, आज जो है अपना पक्ष, अपना जो है फैसला सुना सकती है।
हालांकि केंद्र सरकार की अगर बात की, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल साइबर क्राइम, ठगी, आतंकवाद, परीक्षा लीक जैसे गैर कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। यह बात रसायन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्यरत वैज्ञानिक मयंक द्वारा दाखिल हलफनामे में की गई। केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि टेलीग्राम अब नया डार्कवेब बनाता जा रहा है, जो यहाँ अस्थायी चैनलों के जरिए डीप वेब लिंक शेयर करते हुए ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से कहा गया तो उसने सरकार के साथ मिलकर 900 से अधिक अवैध लिंक हटाए हैं। एआई मशीन लर्निंग मैनुअल मॉडरेशन जरिए नियमों का पालन किया। कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कीर्तिमान कहा कि पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना गलत है, क्योंकि उससे लाखों सामान्य उपभोक्ताओं का अधिकार प्रभावित होता है। पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अदालत ने इस दौरान केंद्र से पूछा कीर्तिमान की सिर्फ कुछ लोगों द्वारा ऐप का गलत उपयोग करने का 150 मिलियन लगभग 15 करोड़ से अधिक यूजर अधिकार को, उनके यूजर के अधिकार को कैसे हम छीन सकते हैं, कैसे उनके अधिकार को सीमित कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि टेलीग्राम को ब्लॉक करने का फैसला मनमाना नहीं था, बल्कि कानून की तय प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया। सरकार ने यह भी कहा इस प्लेटफॉर्म का परीक्षा जुड़ा सामग्री तेजी से फैलाने के सबूत थे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4C की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि टेलीग्राम साइबर अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है। इस पर फर्जी अकाउंट, फिजिकल पहचान, चैनल और ग्रुप के जरिए बड़े पैमाने पर गैर कानूनी गतिविधियां की जा रही हैं। सरकार ने आंकड़ा देते हुए कहा कि 2025 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर टेलीग्राम जुड़े हुए 2,75,000 ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 3,086 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप है। सरकार ने यह भी बताया कि टेलीग्राम चैनल पर असीमित संख्या में लोग जुड़ सकते हैं, उनकी पहचान एक दूसरे से छिपी रहती है। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कीर्तिमान की इस चैनल का एडमिन ही मैसेज भेज सकता है, जिसमें बड़े स्तर पर सूचना का प्रसार आसानी से होता है। सरकार ने चीन, ईरान, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों में भी टेलीग्राम के खिलाफ की गई कार्रवाई का हवाला दिया, जहां कानून का पालन न करने पर कंटेंट मॉडरेशन करने के कारण कार्रवाई की गई है। केंद्र ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम अस्थायी है, परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराने के उद्देश्य से ऐसा उठाया गया है। कीर्तिमान सरकार के अनुसार यह कदम कम ठोस उपायों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए यह कदम जरूरी था। अब देखना है कि अब आज क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाती है। निश्चित रूप से टेलीग्राम जैसी कंपनियों को ये देखना होगा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अगर जालसाजी के लिए किया जा रहा है, आपके प्लेटफॉर्म का प्रयोग, तो आप किस बिना पर याचिका दायर कर रहे हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, तो इसमें तो आप ही गलत हैं। ऐसी कंपनियों पर क्यों नहीं बैन लगाया जाए? ये देश की सुरक्षा के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ऐसी कंपनियां। स्नेह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट आज क्या टिप्पणी करते हैं, कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ जस्टिस कारिया कहते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 10:30 बजे जो सुनवाई होगी। टेलीग्राम जैसी कंपनियां जालसाजी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, करोड़ों का गबन हो रहा है पेपर लीक के नाम पर। क्या नैतिकता रहेगी टेलीग्राम जैसी कंपनियों के पास? आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। बुलंदशहर से खबर है, यूपी एटीएस ने बुलंदशहर में बड़ी कार्रवाई की है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद उमर और फैजान को एटीएस ने दबोचा है। दोनों के पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से संपर्क के आरोप लगे हैं। स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया इनपुट और सर्विलांस के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन है, संपर्क है। स्लीपर सेल के रूप में ये भूमिका निभा रहे हैं। एडीजी अमिताभ यश ने कार्रवाई की पुष्टि की है। दोनों से गहन पूछताछ हो रही है। देखिए जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब जो आतंकी नेटवर्क है वो एजेंसियां खंगाल रही हैं। एटीएस की रडार पर 30 से ज्यादा युवक हैं। मामले में अब तक 5 केस दर्ज हुआ है। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में जल्द बड़े खुलासे होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। आप सोचिए, जो भारत में रह करके ये लोग स्लीपर सेल की भूमिका निभा रहे हैं और लगातार जहर फैलाने का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर के।
भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत के उन क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर आसानी से किसी जांच एजेंसी की नजर नहीं जाए, किसी को शक न हो। ये लोग वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बहुत इत्मीनान से बैठ करके पाकिस्तानियों को इनपुट दे रहे हैं, भारत के सुरक्षा रक्षा में खलल डालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। ऐसे लोग, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी एक के बाद एक बेनकाब हो रहा है। ये लोग शहजाद भट्टी से मिले हुए हैं जो पाकिस्तानी आतंकी है, आईएसआई से मिले हुए हैं, आईएसआई के कहने पर ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत शातिराना अंदाज में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। आप देखिए बुलंदशहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग कैसे रह करके और बहुत ही शातिराना तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। आईएसआई के और ये दोनों फरीक मेरे गांव के नहीं, ये मुख्यालय से आए हुए हैं और वो गाजियाबाद से फैजान के वाले। बताया जा लंबे समय से यहाँ रह रहे, सालों से। हाँ, लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन मेरे अब मैं क्या सूचना मिली आपको? मुझे सूचना आप लोगों से ही मिली, ऐसा ऐसा हुआ। मेरे गांव में तो कोई ऐसा है नहीं। अच्छा, फैजान को मैं जानता था, सलाम भी थी, मिलता था बच्चा। अब ऐसा काम करेगा, ये नादानी में इन्होंने मोबाइल पे कुछ ना कुछ किया और दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष हूँ। लड़के के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं जो उसे उठाया, किस चीज के मामले में उठाया, किस चीज के मामले में नहीं उठाया, मुझे मालूम नहीं। यहाँ एटीएस आई थी कि नहीं? जी नहीं, मेरे घर पे नहीं आई। तो कहाँ से उठाया था? उसको मसूरी से उठाया था। मसूरी डासना या मसूरी नहाने जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ से उठाया। ये क्या करता था? फज्जू इन्वेटर काम करता था। ये बताएंगे मदरसे में भी इसने पढ़ाई करी है? नहीं, मदरसे में तो आज तक ही नहीं गया वो। अच्छा, और इसका दूसरा साथी जो उठाया उसका क्या नाम है? उसको मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, हाँ, अपने बेटे की पता बस उसको। आपके कितने फैमिली में लोग हैं? मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। का रूप है, जांच एजेंसियां लगातार शक की निगाहों से देख रही हैं। उनके परिजन क्या कह रहे हैं? उनके परिजन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा, हमारे घर का ये शख्स, हमारे घर का ये लड़का आतंकियों के संपर्क में है, शहजाद भट्टी जैसे आतंकी के संपर्क में, आईएसआई के संपर्क में। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे संभव है? परिजनों को ही ना पता है कि उनके बच्चे, उनके घर के व्यक्ति किनके संपर्क में, कहां बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जांच एजेंसियां हालांकि छोड़ेंगे नहीं, जांच एजेंसियां सब जानती हैं और बहुत लंबे समय से ट्रैक कर रही थी और जांच एजेंसियों की नज़र से कोई बच नहीं सकता। आप कितना भी शातिर हो जाइए, जांच एजेंसियों के रडार से कोई बच ही नहीं सकता। आप थोड़ी सी गलती करेंगे, ट्रेस हो जाएंगे। और ये जांच एजेंसियां बखूबी जानती हैं कि कैसे ट्रेस, ट्रैक और डिलीट करना है। ट्रिपल-D पर काम करती हैं जांच एजेंसियां, ट्रेस करती हैं, ट्रैक करती हैं और डिलीट कर देती हैं। पूरी साजिश जो भारत के खिलाफ हो रही है उसको बेनकाब करने की बखूबी मादा रखती हैं जांच एजेंसियां। और ये जांच एजेंसियां एटीएस से लेकर के एसटीएफ तक इन सभी जहर उगलने वाले लोगों को लगातार अपने रडार पर रखे हुए हैं। ये लोग भले नकारें, लेकिन अगर कोई पुख्ता जानकारी है तभी इस तरह से कार्रवाई हुई है। आप देखिए, ऐसे ही आपने देखा होगा, इससे पहले कई आतंकी पकड़े गए, कई इससे पहले आरोपी पकड़े गए। उनके परिजनों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कब वो पाकिस्तान गया, कब उससे ट्रेनिंग मिली, कब दुबई से होते हुए पाकिस्तान गया, हमें पता नहीं है। वो कमाने दुबई गया हुआ था और वहाँ से कब वो आतंकी बन गया,
ये परिजनों को नहीं पता, ये परिवार वाले लोगों को नहीं पता है। सरेआम 30 से ज्यादा युवक एटीएस के रडार पर हैं अभी। एटीएस कह रही है 30 युवक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सब जहर बन करके बैठे हुए हैं, स्लीपर सेल बन करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं इशारों का। किसके? आईएसआई के, आतंकियों के, कि कैसे भारत में जहर उगलना है और कब उगलना है। चलिए, नितिन मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। सीधे नितिन का रुख करूंगा। नितिन, 30 से ज्यादा अभी ये स्लीपर बैठे हुए हैं, ये खबर मिल रही है। नितिन बताइए जरा, बुलंदशहर में ये जो जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, इनके परिजन ये कैसे कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि किनसे इनका संपर्क था? नितिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 2 आरोपियों को पाकिस्तानी हैंडलर के रूप में कार्य करने के आरोप में उन्हें एटीएस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। दोनों को एटीएस अपने साथ लिए हुए है, इस वक्त दोनों एटीएस की हिरासत में हैं। बताया यह जा रहा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो पाकिस्तानी आतंकी हैं ये उनके संपर्क में थे। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ये बुलंदशहर के कोतवाली देहात का एक गांव लगता है अकबरपुर, जो कि शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। ये अकबरपुर में दोनों लोग रह रहे थे और दावा ये किया जा रहा है, जैसा अभी पूर्व ग्राम प्रधान भी खबर में बता रहे थे, कि ये दोनों युवक उस गांव के मूल निवासी नहीं है। हालांकि एक इनमें बुलंदशहर के ही मोटाखेड़ा गांव का रहने वाला है और दूसरा गाजियाबाद का रहने वाला है। दावा यह किया जा रहा है कि ये दोनों परिवार अकबरपुर गांव में आकर के रहने लगे थे। हालांकि इन्हें वहां रहते हुए एक लंबा समय हो गया और किस वक्त, परिजनों का कहना यह है कि किस वक्त ये लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के अधीन हो गए या कब से ये पाकिस्तान के लिए काम करने लगे, ऐसा परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एटीएस के द्वारा देश भर के अलग अलग ठिकानों पर रेडें की जा रही हैं और ऐसे ही अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है जो पाकिस्तान के लिए खुफिया इनपुट के तौर पर पाकिस्तानी आतंकी इनको अपने यूज में ले रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों युवक भी 20 से 25 वर्ष तक की उम्र है इनकी, और पाकिस्तानी जो आतंकी हैं या पाकिस्तानी जो आका हैं वो भी ऐसे ही नव युवकों को अपने झांसे में लेकर के उनसे मन मुताबिक काम कराते हैं। ये हमारे भारत में रह करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, देश से जुड़े तमाम सुरक्षा के मुद्दों के लिए ये गलत साबित हो रहे थे। इसी को लेकर एटीएस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी नितिन, बड़ा सवाल ये है कि ये पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में कहां से आए हैं, कैसे आए? क्या ये इस बीच पाकिस्तान भी गए थे क्या, या कहीं विदेश में, दुबई में, खाड़ी देश में जाकर के पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आए, या सीधे कोई और भी कनेक्शन है जो इन्हें जोड़ रहा है भारत में ही पाकिस्तानी हैंडलरों और शहजाद भट्टी से, आतंकवादियों से? बिल्कुल, देखिए एटीएस को शहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में होने का प्रमाण मिला है, तभी इन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि परिजनों का कहना यह है कि ये कभी ना तो पाकिस्तान गए हैं ना ही किसी अदर कंट्री में गए हैं। हालांकि जो फैजान है, फैजान के पिता का कहना यह है कि उनका जो बेटा है वो कहीं भी बाहर नहीं गया है, ना ही वो किसी मदरसे में पढ़ा है, कोई ऐसी तालीम नहीं ली है जो किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों में ये शामिल हो, ना ही इनके ऊपर अब से पहले कोई भी आपराधिक मामला दर्ज है, इनके खिलाफ किसी प्रकार के मुकदमे दर्ज नहीं है। और वही दावा ये किया जा रहा है कि ये तो एक मजदूरी करता था, एक काम सीखने का काम ये फैजान कर रहा था। ये इसी बीच कब आतंकियों के संपर्क में आया, ऐसी जानकारी नहीं है। हालांकि एटीएस पूरे इनके जाल को खंगालने में लगी हुई है। एटीएस को पुख्ता प्रमाण मिले जिसके बाद इन पर ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए ठीक है नितिन, नजर रखिएगा। नितिन, आपसे और भी आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहराइच से खबर आ गई, बता दें यूपी के बहराइच में मस्जिद गिराने को लेकर के प्रशासन ने नोटिस दिया है। मस्जिद गिराने को लेकर के प्रशासन ने नोटिस दे दिया है। कोर्ट ने प्रशासन के मस्जिद गिराने के आदेशों पर रोक लगाई है। प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण को लेकर के मस्जिद गिराने का हवाला दिया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड चौड़ीकरण में मस्जिद को बाधा बताया और इस दौरान थाना रामगांव के नानपारा हाईवे स्थित अकेलवा मस्जिद का मामला है और इस मामले में अब कोर्ट ने NHAI को भी नोटिस जारी किया है, प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है।
एनएचआई ने चौड़ीकरण में मस्जिद को अवरोध बताया था, उसको गिराने, उसे ध्वस्त करने की बात कही थी। अब इस मस्जिद को गिराने के खिलाफ हाई कोर्ट ने जो है अब बयान दिया है। मस्जिद गिराने को लेकर प्रशासन को नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने प्रशासन के मस्जिद गिराने के आदेशों पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है, यानी कि अभी ये मस्जिद जो है इसी तरीके से रहेगा। बता दें कि देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है, उसके तरफ से कहा गया था कि ये मस्जिद बीचों बीच रोड के आ रही है और अवरोध बन रही है, जिससे कि जो यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा उसमें ये मस्जिद अवरोध होगी। ऐसे में इस मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने याचिका दाखिल कर दी कोर्ट में जाकर के। अब कोर्ट कह रहे हैं कि अब पहले इससे निपटिए, पहले पूरा मामला पहले सुनिश्चित किया जाए क्या है, तब तक रोक लगेगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी मस्जिद पर। हमको पता नहीं, हमको नोटिस नहीं मिली भैया। अच्छा जी, अब आप लोग जब आए हो तो ये खबर में हमको मालूम हुआ जी। अब वो मर्जी उसकी है, सरकार उसकी है, जो मर्जी करे। बता रहे हैं रोड की जमीन पर है, कितने साल? अब ये पहले रोड दूर थी भैया, और ये जब रोड चौड़ी हुई है तो करीब में हो गई। हाँ, पहले रोड दूर रहा है, पहले खाली 3-4 हाथ के चाकल चौड़ी रहे, और अब जो बाद में ये सुधार हुआ उसका, तो ये मस्जिद के करीब पहुंच गई रोड। कितने साल पुरानी मस्जिद है ये? ये लगभग 200 साल पुरानी। यहाँ के जो बसने वाले हैं, गांव वाले हैं, ये 4-5 पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं मस्जिद को न बाबा को। अब देखिए, इनको सुना आपने, ये कह रहे हैं कि 4-5 पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं मस्जिद को। अब एनएचआई ये कर रहा है कि ये तो विकास में बाधा है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है मस्जिद। अरे, मसूद कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद मसूद कादरी हमारे सहयोगी। सैयद, क्या जानकारी है अभी? अब मस्जिद कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं, और कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, एनएचआई क्या कह रहा है कि इस मस्जिद कैसे ये बाधा उत्पन्न कर रही है? सैयद, आवाज आ रही है आपको क्या? चलिए ठीक है सैयद, बहुत शुक्रिया। सैयद की आवाज नहीं आ रही। एनएचआई कह रही है कि देखिए, मस्जिद जो है बीच में बाधा उत्पन्न कर रही है। ऐसे में कोर्ट लेकिन अभी कह रहा है कि अभी रुक जाइए, मस्जिद पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, पहले पूरा मसला हल हो जाए उसके बाद कार्रवाई होगी। चलिए छोटा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।